कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, एंथैल्पी चेंज होती है। तो कंबशन का मतलब क्या हो, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कंबशन एंथैल्पी कंबशन क्या होगा, हीट चेंज ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन। सीटी ले लिया, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट। जो कैलोरीमीटर है जिसके अंदर हम मेजर करने वाले हैं हीट कैपेसिटी, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने एक सब्सटेंस लिया, इसका मास क्या था, एम ग्राम। क्या मास था इसका, एम ग्राम। मोल्स कितने होंगे, एम अपॉन कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। एम क्या मोलर मास है। अब ये जो कंटेनर है वो रिजिड है, अगर रिजिड होगा तो डेल्टा भी क्या हो जाएगी, 0। तो डेल्टा भी 0 होगी, तो वॉट एवर हीट चेंज, वो हीट चेंज किसके इक्वल होगी, क्यूवी के। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, क्यूवी। अब बिफोर कंबशन हमने थर्मामीटर से, व्हाट इज दिस, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर लिया। आफ्टर बर्निंग ऑफ दैट, आफ्टर कंबशन ऑफ दैट, जो हीट रिलीज हुआ वो हीट किसने एब्जॉर्ब कर लिया, कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। टेम्परेचर मेजर कर लिया फिर से हमने, वो टीएफ आया तो डेल्टा टी निकाल लिया हमने। अब हीट क्यू था, अब क्यू के बारे में हमें पता नहीं, बट हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन तो पता है, टोटल हीट कैपेसिटी का, हीट गिवन अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो क्यू हीट रिलीज हुआ होगा, आई डोंट नो व्हाट इज अमाउंट ऑफ दैट, अपॉन डेल्टा टी, वो तो हम कर सकते हैं मेजर। सीटी हमें पहले से पता है, यू कैन फाइंड आउट द क्यू वैल्यू, बट दिस क्यू शुड बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो क्यू इक्वल टू क्यू भी हो जाएगी। और ये क्यू कितने मोल्स के लिए आए, एम बाई कैपिटल एम मोल्स के लिए है। तो एम ग्राम के लिए क्यू, एम अपॉन एम मोल्स के लिए क्यू, तो 1 मोल के लिए क्या होगा, क्यू अपॉन एम, क्यू इंटू एम अपॉन एम। तो जो रिजल्ट निकला ये व्हाट इज दिस, डेल्टा यू निकला कंबशन का फॉर 1 मोल। 1 मोल कंबशन का डेल्टा यू निकला। एनी डाउट यहाँ तक, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, कुछ है नहीं इसमें। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक अजीब सा नाम है, इसमें हम लोग बेसिकली कंबशन करते हैं सब्सटेंस का एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द वर्किंग प्रिंसिपल इज व्हाट, कांस्टेंट वॉल्यूम, और हम लोग डेल्टा यू निकालते हैं। और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था केमिकल रिएक्शन का, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू टू डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी कहाँ से मिलेगा, रिएक्शन से जिसका कंबशन हुआ। तो डेल्टा यू हमने निकाल लिया इस मेथड से, डेल्टा एन दिया रहेगा रिएक्शन में, तो फिर डेल्टा एच निकल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, देखिए एक बार आप लोग अच्छे से। एक कंटेनर है जो कैलोरीमीटर का काम कर रहा है, उसके अंदर किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं, बर्न करने से हीट रिलीज होगी, बट वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिलीज होगी, तो क्यू वी इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगी। हमने बर्न कितना किया, एम ग्राम, तो मोल्स कितने थे, एम अपॉन कैपिटल एम। तो एम अपॉन कैपिटल एम के लिए कितना बर्न हुआ, क्यू। तो 1 मोल के लिए कितना बर्न होगा, क्यू अपॉन डेल्टा एम, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डेल्टा यू सी फॉर 1 मोल। और फिर डेल्टा एच फॉर 1 मोल निकालना है, तो 1 मोल सब्सटेंस को बर्न कर दीजिए। ये प्रूफ हुआ श्रेयस। हाँ सर। देखो अब ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली खास बात, जितना हमने आज तक फंक्शन पढ़ा, जी एच यू पी वी टी वट एवर एस, सब इसमें आ जाएंगे। देखिए जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, जी डिफाइन किया था हमने, एच इंथैल्पी और टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी। डिफरेंशिएशन लिया, डीजी मतलब स्मॉल स्मॉल पाथ की बात करते हैं, डी एच माइनस डी डेल्टा एस, डी यू प्लस क्या हो जाएगा, डी ऑफ पीवी होगा, एक्सपैंड कर रहे हैं,
डी ऑफ पीवी होगा माइनस डी ऑफ टीएस। डी ऑफ टीएस क्या होगा, टीडीएस एस डी टी। डी ऑफ पीवी क्या होगा, पीडीवी प्लस वीडीपी प्लस डीयू। और डीयू क्या होती है, डीक्यू प्लस डीडब्ल्यू। सब एक्सपैंड कर दिए, सबको एक्सपैंड कर दिया। अब dq प्लस dw में अब यहाँ पे एक नया वर्क डन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक जो भी वर्क डन था हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट इज माइनस पीडीवी। बट एक नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क। किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट हमने चार्ज को ट्रांसफर किया, तो dw नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम लोग यूजफुल वर्क कहते हैं। तो dw कैन बी कंपोज ऑफ टू फैक्टर। हमने अभी तक पढ़ा नहीं कहीं पे, सिर्फ यही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वर्क डन कैन बी ऑफ टू पार्ट्स। वर्क डन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क, एक नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। डन सब लोग। अब अगर मैं उसको पुट करूं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, अच्छा एक और चीज, ds हम जानते हैं dq रिवर्सल अपॉन t, तो dq क्या होगा, tds। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं सबको पुट करूं, du की जगह पे dq प्लस dw, dq की जगह पे tds प्लस dw pv, bw नॉन pv प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस sdt, तो tds और dq कैंसिल हो जाएगी, pdv और dw pv कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज dw pv क्या होती है, माइनस pdv। बचेगा क्या, dg equal to dw upon pv plus vdp minus sdt. So this is the final expression of dg. If no non pv work is there, तो dg equal to क्या होगा, vdp minus sdt। इसके आप डिफरेंट फॉर्म्स लिख सकते हैं। नो नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज देयर, तो dg equal to vdp minus sdt हो गया। इफ नो नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क एज वेल एज कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेंपरेचर, रिकॉल करना, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेंपरेचर पे अगर डेल्टा जी जीरो हो, उसको रिवर्सिबल कहते हैं। तो dg जीरो हो गया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल तभी होगा ये, बिकॉज हमने dg स्मॉल स्मॉल सब पाथ लिया है, तो रिवर्सिबल ही होगा। आप बोलेंगे सर dg इक्वल टू जीरो, ये कैसे प्रूव होगा dg रिवर्सिबल का है। रिवर्सिबल लेंगे, छोटे छोटे पाथ लेंगे, रिवर्सिबल लेंगे तो डी क्यू को लिख सकते हैं टीडीएस। तो इफ नो नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज देयर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो डीजी क्या हो जाएगी, थर्ड। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क एग्जिस्ट कर रही है, नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क एग्जिस्ट कर रही है, तो डीजी का फॉर्मूला क्या होगा, डी डब्ल्यू नॉन पीवी इक्वेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा जी को टू डब्ल्यू नॉन पीवी। अब रिकॉल करना कि अगर अगर ये पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए हमने काम किया है, तो चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी तो डिपेंड करेगा स्टेट पे सर। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम का मतलब क्या होता है, बाय और ऑन, वर्क डन बाय, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम मतलब सिस्टम ने काम किया। और आपको याद होगा कि रिवर्सिबल का एरिया अंडर कर्व ज्यादा था या इरिवर्सिबल का वर्क डन एरिया अंडर कर्व ज्यादा था, एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन में इसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा था, रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल का। और कॉम्प्रेशन में, इरिवर्सिबल। कॉम्प्रेशन में इरिवर्सिबल का। ये आपका इरिवर्सिबल और ये आपका इरिवर्सिबल। पर एक्सपेंशन में तो रिवर्सल ज्यादा था, तो रिवर्सिबल की मैग्नीट्यूड क्या थी, ज्यादा थी, वर्क डन बाय सिस्टम क्या था, ज्यादा। तो दिस इज बेसिक थियरी। पूछते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी, तो इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम। अब ये सब चीजें यूज करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। अब इसके रिजल्ट्स देखें, इसमें है कि नहीं। नहीं नहीं है, तो ये पार्ट डिस्कशन करना जरूरी है।
देखिएगा, क्या डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये कब लिखोगे आप? जी इक्वल टू क्या होता है? एच माइनस टी। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखें? डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एच एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगी? टी बाहर निकालोगे, ये हमारे पास इक्वेशन। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस की साइन पे हम डेल्टा जी पे कमेंट कर सकते हैं। डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी, फिर दिमाग से दे सकते हैं। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो डेल्टा जी हमेशा क्या होगी? कि हमेशा ऑलवेज व्हाट? तो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस एट कंसिडरिंग प्रेशर कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर। डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एच नेगेटिव हो, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। और जैसे ही आप ये नेगेटिव और ये नेगेटिव लेते हैं, तब डेल्टा जी क्या हो सकती है? बोलिए। डेल्टा जी कैन बी टू थिंग्स। डेल्टा जी, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, डेल्टा एस के नहीं, टी डेल्टा एस, या उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा जी लेस देन जीरो, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी आल्सो लेस देन जीरो। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ठीक, ये होगा ना? हेलो, डेल्टा जी लेस देन जीरो पुट कर हाँ देंगे तो सर। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस लेस देन टी फॉर स्पॉन्टेनिटी। बताइए, स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पे होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पे होगा? हेलो, बताइए, डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर। हाँ हाँ बताओ सर। फिर।
टी हाई लेस देन टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, क्या बोलो? टी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस पे स्पॉन्टेनियस। टी दोनों केस के लिए, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव भी अगर होता है तो भी। दोनों ही पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, अगर दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस ठीक है ना, स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो अगर नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, इससे भी बेटर एक्सप्लेनेशन देखो, इस तरह से दो, इस तरह से लीजिए, देखिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक। अगर मैंने डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच को जीरो पुट कर दिया, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच, ये सबसे सिंपल पार्ट है। अगर ये जीरो पुट हो गया तो अब अगर मुझे डेल्टा एच, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, ये लिमिटिंग केस निकाल ली, अगर ये मैंने पॉजिटिव मान लिया और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, तो टी की वैल्यू क्या होना चाहिए टू गेट डेल्टा जी नेगेटिव, बताइए, हायर होना चाहिए ना, ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। बताइए, टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच। उसी तरह अगर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, ये नेगेटिव है और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, डेल्टा एच प्लस माइनस टी डेल्टा एस, ये नेगेटिव है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे इन दिस केस टी शुड बी व्हाट, हायर, बट हियर टी शुड बी व्हाट, लेस। शुड बी लोअर या लेस। यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, यहाँ तक क्लियर है, यस बताइए। सर। डेल्टा एस नेगेटिव था तो माइनस डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव। स्पॉन्टेनिटी के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल टू जीरो, और इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट, जीरो। तो अगर दोनों ही निगेटिव हैं, दोनों ही निगेटिव हैं, तो टी क्या होना चाहिए, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। पॉजिटिव कब, व्हेन टी इज मोर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, क्या होगा, नॉन स्पॉट। नेगेटिव, टी लेस देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, स्पॉन्टेनियस, और जीरो तो क्या हो जाएगा, सेम इसके लिए भी।
प्लस माइनस 0, यहाँ पर टी शुड बी लेस देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच, यहाँ पर टी शुड बी मोर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच, और ये 0 तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो पहले आप टी निकाल लो, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच, तो डिसाइड कर लो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या डाल सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। कंप्लीट कर लीजिए। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच निकाल के आप वेरीफाई कर लेना कि कौन सा स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया होगा। तो टी लेस देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस और फ्लूइड। डन, फ्रेश हो गया, बड़े आ गए, फ्रेश हो गया बेटा। एक मिनट सर। सिद्धांत, हाँ सर, एक मिनट। हाँ आराम से लिखो, कभी हड़बड़ाना नहीं है बेटा, आराम से। टफ का जो पार्ट था, सेक्शन था थर्मो का, हम लोग उसको कवर किया। अभी अभी हमें मूव करनी है सिंपल पार्ट पे। जो हेस लॉ पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, याद है? बॉन्ड हावर साइकिल में, हाँ बॉन्ड सर। हावर साइकिल पढ़े थे ना, वही करते रहना है बेटा। बॉन्ड हावर साइकिल में प्लस माइनस करते थे, अलग अलग एंथैल्पी था, तो थर्मोकेमिस्ट्री में वही करनी है, सेम काम करनी है, कुछ भी नया नहीं।
हो गया सर। ठीक है, सर वो डेल्टा जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस सारे केस के लिए कि सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए? कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर में तभी तो VDP और SDT 0 हाँ होगा, सर। है ना? ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, छोड़िएगा मत, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। फॉर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी। अब खुद सोचो, पहले एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। एच निकाल सकते हैं क्या? नहीं। अब जब यू निकाल ही नहीं सकते, एच निकाल नहीं सकते। जब एच निकाल नहीं सकते तो जी निकाल नहीं सकते। तो सारे जो भी स्टेट फंक्शन थे यू एच जी निकाल नहीं सकते, पर एस को निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब बोलोगे सर ये कैसे? आपने तो डीएस का फॉर्मूला बताया, एस का फॉर्मूला बताया नहीं है कि नहीं? डीएस तो चेंज होता है। एस तो पता नहीं है मुझे, पर डेल्टा एस होगा क्या? डेल्टा एस यही करोगे ना, एस एफ माइनस एस आई। बोलो। हाँ सर। एस एफ माइनस एस आई, अगर मैं एस आई की वैल्यू बता दूं तो एस एफ तो बता दोगे ना? बताइए। एस एफ माइनस एस आई, जैसे मैं यू एफ माइनस यू आई, अगर यू आई बता दूं तो यू बता ही दोगे ना, पर मैं यू आई नहीं पता तो यू एफ कैसे बताऊंगा? पर अगर एस एफ और एस आई में एस आई बता दूं तो एस एफ बता दोगे। तो तरीका क्या है? एस एट, मान लो एंट्रोपी मुझे निकालनी है, एंट्रोपी एब्सोल्यूट एंट्रोपी, चेंज नहीं, एंट्रोपी निकालनी है टी केल्विन पे, कि इस टेम्परेचर पे मेरे कितनी एंट्रोपी है। तो एस टी केल्विन माइनस एस एट 0 केल्विन, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ होगा। अगर मैं कह दूं कि एस एट 0 केल्विन 0 है, तो डेफिनेटली जो डेल्टा एस हुआ करता था वही क्या बन जाएगा? इफ एस 0 इज 0, व्हाट इज एस 0? यही थर्ड लॉ, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो परफेक्ट है, जिसमें कोई एरर नहीं है, उसकी एंट्रोपी क्या होती है? 0 होती है। तो ये थ्योरी के इस लॉ के बेसिस पे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सिस्टम का हम लोग एंट्रोपी निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। चेंज तो निकाल ही सकते हैं बाय फॉर्मूला, एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं इफ आई स्टार्ट विद व्हाट? 0 केल्विन। देखिए ग्राफ में क्या समझते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू एस टी केल्विन माइनस एस 0 केल्विन इक्वल टू एस टी केल्विन, क्योंकि एस 0 क्या होती है? 0। सभी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बनाते, विल टेल यू लेटर। उसको रेसिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। अगर 0 केल्विन पे परफेक्ट नहीं है तो रेसिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। तो अगर मैंने कोई सब्सटेंस को 0 पे रखा, 0 केल्विन पे, अच्छा 0 केल्विन पे सारे मॉलिक्यूलर मोशन क्या होते हैं? रुक जाते हैं। 0 केल्विन पे लिक्विड तो नहीं हो सकता, 0 केल्विन पे क्या होगा? सब कुछ सॉलिड होगा। चलो। तो हमने क्या किया, 0 केल्विन से लेके फिर हीट करना स्टार्ट किया, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर। एक और चीज देखो, खास बात जो हमने बताना जरूरी था, डी एस इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन टी। एट हायर टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? लेस। एट लोअर टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? हाई। इफ सेम हीट चेंज अकर्स। समझ में आएगी? बताइए। ds इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by t ना, तो डी टी ज्यादा होगा तो ds कम हो जाएगी ना।
हेलो, हाँ सही है। सर। तो 0 केल्विन पे एंट्रोपी क्या है? 0, लॉ के अकॉर्डिंग। हीट देना स्टार्ट किया तो एंट्रोपी बढ़ना स्टार्ट किया। ए पॉइंट क्या बताता है? ए से बी क्या बता रहा है? टी इज नॉट चेंजिंग। और ए से बी क्या बता रहा है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे सॉलिड को आप अगर हीट करोगे तो उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, पर सॉलिड जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, जब तक सारे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक उसकी टेम्परेचर क्या रहेगी? कांस्टेंट। आप हीट सप्लाई कर सकते हैं, द प्रोसेस विल बी फास्ट, बट सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अब बी में कन्वर्ट हो गया वो, फिर बी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हीट कर रहे हैं। सी तक, सी कौन सा पॉइंट है जहां पे वेपर में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो रहा है। तो सी पॉइंट पे सारे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। कब तक कंप्लीट हो गए सारे वेपर? डी पे। और डी से फिर गैस बनना। अगर मुझे सॉलिड का एंट्रोपी निकालना है तो डेफिनेटली यहां से यहीं तक होगा। जो ग्राफ होगा यहीं से यहीं तक ऑब्जर्व करोगे ना, इन बिटवीन, और यहीं तक आप डी की क्वांटिटी निकालोगे। यस मुझे किसी लिक्विड का निकालना है बेटा, लिक्विड का ये पॉइंट होगा। तो एंट्रोपी चेंज कहाँ कहाँ होगी? यहाँ पे एंट्रोपी चेंज होगी, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज होगी, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज होगी। एनी डाउट? नो सर। तो दैट एंट्रोपी चेंज विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा एस। और डेल्टा एस क्या लिखेंगे? यहाँ वाली टी केल्विन पे एस एट टी केल्विन माइनस एस एट 0 केल्विन, बिकॉज एंट्रोपी क्या होती है? स्टेट फंक्शन। हर एक पाथ का एंट्रोपी निकाला हमने और ऐड कर दिया, और दैट शुड बी रिटन एज व्हाट? एज फाइनल माइनस एज इनिशियल। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? 0 पे। एस एट टी केल्विन बिकम्स व्हाट? एंट्रोपी चेंज। सिमिलरली गैस का निकालना मुझे एंट्रोपी, तो पहले हम एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। कहाँ से? 0 से लेके इस पोजीशन पे निकालना है एंट्रोपी चेंज। तो ये एंट्रोपी चेंज, ये एंट्रोपी चेंज, ये एंट्रोपी चेंज, ये एंट्रोपी चेंज, फिर ये एंट्रोपी चेंज, सबको ऐड करेंगे तो टोटल एंट्रोपी चेंज होगी। एंड दैट शुड बी व्हाट? एस एट टी केल्विन माइनस एस एट 0 केल्विन। ये कैंसिल हो जाएगी। एस एट टी केल्विन विल बी व्हाट? समेशन ऑफ ऑल द एंट्रोपी। अंडरस्टूड एवरीवन? यस बोलिए। सर। अब अगर मैं सिर्फ सॉलिड का निकालूं तो फॉर्मूला क्या था? डी क्यू अपॉन टी, डी क्यू अपॉन टी। डी क्यू क्या लिखा उन्होंने? एनसीबी सॉलिड डी टी अपॉन टी। मतलब हमने जो प्रोसेस, हम जिस प्रोसेस पे निकाल रहे हैं एंट्रोपी चेंज, कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं। नेचुरली अकरिंग प्रोसेस तो कांस्टेंट प्रेशर होती है, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते हैं। तो हमने पूरे प्रोसेस में हमने क्या मान लिया? कांस्टेंट प्रेशर मान लिया। तो डी क्यू क्या लिखेंगे? एनसी डी टी। और सी किससे रिप्लेस हो जाएगी? सीपी से। तो हमने क्या लिख दिया? एनसीपी सॉलिड डी टी अपॉन टी। इसको आप एनसी सॉलिड भी लिखेंगे तो चलेगा, बिकॉज सीपी और सीपी में कोई डिफरेंस नहीं होता सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए। तो एनसीपी सॉलिड डी टी अपॉन टी, डी क्यू को रिप्लेस कर दिया हमने। अगर मैं चाहता हूँ एंट्रोपी निकालना लिक्विड स्टेट में, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक तो चलना ही पड़ेगा। ये कौन सी पॉइंट है? टी मेल्टिंग। तो 0 से टी मेल्टिंग गए। नाउ ए से बी फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। व्हाट इज ए से बी? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन? टी इज कांस्टेंट, अगर टी कांस्टेंट होगा तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? यस। अब प्रेशर भी कांस्टेंट है तो क्यू किससे रिप्लेस कर लोगे? एनी डाउट? एंथैल्पी चेंज से ये एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ये एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा अपॉन टी, और फिर से टी मेल्टिंग पहुंच गया
तो लिक्विड बन चुका है, लिक्विड का बढ़ेगा टेम्परेचर निकालेंगे, और डेल्टा से क्या लिखेंगे, एस टी माइनस एस जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा, एस एट टी केल्विन, किसका, लिक्विड का निकालेंगे। अगर गैस का होगा तो ओ से ए तो जाएंगे, ए से बी भी जाएंगे और बी से सी जाएंगे, एनी डाउट। और सी पे क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना, अगेन टी कांस्टेंट, तो डेल्टा इज इवेपोरेशन अपॉन टी प्लस टी बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। वो ये क्या है, एनसीपी सॉलिड टी टी पॉइंट टी इंटीग्रेशन डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी मेल्टिंग पॉइंट बीसी एनसीपी लिक्विड dt अपॉन टी। यहाँ पे लिमिट क्या है टेम्परेचर का, 0 से टी मेल्टिंग, यहाँ पे टी मेल्टिंग से टी बॉइलिंग, आगे का पार्ट आपको। सर हाँ सर, आई गेस कोई मीटिंग रूम में है, वेटिंग रूम में। अरे मैंने दूसरा डिवाइस में एडमिट नहीं किया, धंधा। ऑन ही नहीं किया अभी। श्रेयस आपको कोहोस्ट बनाया है, कभी कोई दिखे तो कर दिए बेटा, हम भी कर देंगे। डन यहाँ तक। हाँ सर। तो इस लॉ का यूटिलाइजेशन क्या हुआ बताओ पहले। इस लॉ का यूटिलाइजेशन हुआ किसी सॉलिड का एंट्रोपी निकालना, किसी लिक्विड का एंट्रोपी निकालना, किसी गैस का एंट्रोपी निकालना, और कैसे निकालना, टू ब्रेक द होल पाथ इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। तो उससे एक टी चेंज हो रहा है, ए से बी टी चेंज नहीं हो रहा। ए से बी में क्या हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सी से डी क्या हो रहा है, लिक्विड टू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जो रेसिडुअल एंट्रोपी वाली पार्ट है कभी डिस्कस करेंगे, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया भी हुआ है। नेक्स्ट आता है थर्मोकेमिस्ट्री। अब ये बड़ा आसान सेक्शन है, बहुत ज्यादा आसान सेक्शन है। इसमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है कि दो इक्वेशन दिए हैं, थर्ड निकालिए, थर्ड का डेल्टा एच निकालिए, दो का डेल्टा एच दिया होगा, या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। Application of thermodynamics in chemistry, it involves calculation of heat released or heat produced in different chemical reactions. If reaction takes place at constant pressure, जो heat change होगा वो delta H के बराबर, constant volume तो heat change will be equal to delta U। पर majority of time कौन सा example लेंगे, delta H वाला, क्योंकि open atmosphere में, open container में atmospheric pressure लगता है। Generally reaction takes at constant pressure, if not mentioned consider at constant pressure। Heat of reaction और हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन को डिनोट किससे करते हैं,
डेल्टा एच आर, आर मतलब रिएक्शन, या डेल्टा आर एच एक ही बात है। इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं और एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल लेवल समझिए। एचएम इज मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वन मोल। तो एंथैल्पी चेंज को कैसे डिफाइन करेंगे? कंसीडर अ बैलेंस्ड रिएक्शन AA plus BB गिविंग CC and DD। चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। व्हाट इज दिस? टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा एच क्या होगा? अब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? सी और डी प्रोडक्ट्स हैं। सी के कितने मोल्स हैं? अगर मैं इसी बैलेंस रिएक्शन को वर्क कराऊं तो सी मोल्स, तो सी इंटू एच एम सी। एच एम क्या था? वन मोल की एंथैल्पी। एच एम सी प्लस डी इंटू एच एम डी माइनस ए इंटू एच एम ए। ठीक है ना, ये चेंज करनी पड़ेगी। इसका डी का, इसका ए का, इसका बी का। ठीक है, पर क्या ये फॉर्मूला यूजफुल है प्रैक्टिकली? डेल्टा का बड़ा सिंपल सा लिख दिया हमने, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। क्या ये फॉर्मूला यूजफुल है? कि किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है मुझे, किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, तो क्या ये फॉर्मूला यूजफुल है? तो प्रैक्टिकली यूजफुल है। बताइए, क्या ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली यूजफुल है? क्यों यूजफुल नहीं है? बिकॉज एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं क्या? तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं निकाल सकते तो एचएम निकाल सकते हैं क्या? एंट्रोपी नहीं, एंथैल्पी। एचएम तो मोलर एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी ऑफ वन मोल। एंथैल्पी एग्जैक्ट एंथैल्पी है। तो बाय डेफिनेशन ये बढ़िया लग रहा है, पर यूजफुल इसका कुछ भी नहीं है। उसी का दूसरा फॉर्म लिखा हुआ देखो नीचे, डेल्टा एच एफ ऑफ सी। डेल्टा एच एफ, जहाँ पे डेल्टा एच एफ क्या है? अब ये सब पढ़ा है मैंने आपको बॉन्ड नेवर साइकिल में, याद नहीं होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी एंथैल्पी चेंज होती है। देखिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी नहीं होती। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्या होगा? एंथैल्पी चेंज ही होगा। तो एंथैल्पी चेंज तो निकाल ही सकते हैं, एंथैल्पी नहीं निकाल नहीं सकते एग्जैक्टली, बिकॉज यू निकाल नहीं सकते। तो जो फॉर्मूला आपको याद करनी है जो यूजफुल होगा, क्या है वो? सी इंटू एच एफ ऑफ सी, डी इंटू एच एफ ऑफ डी, ए इंटू दिस। उसका समेशन वाला फॉर्म, डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट्स समेशन, डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट समेशन। So this is the formula very useful for calculating delta H of any reaction। अब आप कहेंगे डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट दिया रहेगा, दिया रह सकता है, डेल्टा एच दिया रह सकता है, एक अननोन क्वांटिटी को निकालेंगे। सर हमने HM को डेल्टा HF से कैसे रिप्लेस किया? किया रिप्लेस नहीं है, उसके जैसा एक और इक्वेशन है। ओके ओके। हम लाएंगे, उसका डेरिवेशन बताएंगे आपको, बट डेरिवेशन फिलहाल छोड़िए। बहुत सिंपल सा हेस्लो का यूज है। हेस्लो तो याद है, एक पाथ से हाँ जाइए या दूसरे 1000 पाथ से जाइए, स्टार्टिंग और फाइनल अगर सेम होगा तो डेल्टा एच भी क्या रहेगी? नेट सेम। सेम। तो हेस्लो नहीं, मतलब मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये इक्वेशन उसके जैसा लिखा हुआ है ना, देखो ना, सिर्फ एच एम की जगह पे क्या लिख दिया?
बोलो डेल्टा HF एच जीरो डेल्टा HF, इतना तो लिखा है चेंजेस। तो डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट्स involving the coefficients minus delta HF of reactants involving the coefficient should be delta H. How it came, it is it will be discussed later. But by definition ये सही था, पर ये यूजफुल नहीं था। तो यूजफुल कौन सा है? ये वाला फॉर्मूला याद हुआ, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इस सेक्शन में कुछ ज्यादा है ही नहीं। देखना यहाँ पे डेल्टा HF का डेफिनेशन क्या है। तो डेल्टा HF की डेफिनेशन आप टेक्स्ट बुक से याद करें। डेफिनेशन बताया भी था मैंने आपको बॉन्ड रिवर्स साइकिल में। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट प्रेजेंट इन व्हाट स्टैंडर्ड स्टेट। कुछ याद है सर डेफिनेशन एचएफ का, डेल्टा एचएफ का? तो समझते हैं, देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल। कोई भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, सॉल्यूशन, डाइल्यूशन, कुछ भी कर लीजिए, एटमाइजेशन, सब में स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगी, सिखाया था मैंने ऐसे ही आपको। तो पैटर्न इज सेम, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, कुछ याद है ऐसा? हाँ एंथैल्पी सर। चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ। अब 1 मोल को जला लो, 1 मोल को उड़ा लो, सब्लिमेट कर लो, फ्रीज कर लो, वेपोराइज कर लो, पर एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ही होना चाहिए। There should be always what enthalpy change for 1 mole of substance, whether it is formed, combustion, vaporization, sublimation, freezing, fusion, whatever. तो 1 मोल की बात करते हैं। तो दो रिएक्शन को समझिए, हमें H2O को फॉर्म करनी है। तो 1 कोएफिशिएंट क्या लिया हमने? 1 लिया। उसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो किस फॉर्म में रहना चाहिए? रिएक्टेंट स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में रहना चाहिए। H2 सॉलिड नहीं ले लेंगे, सॉलिड तो बना भी नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। H2 गैस प्लस हाफ वाटर गिविंग H2O। तो ये जो रिएक्शन है, समझिए अच्छे से, ये जो रिएक्शन है, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और वही अगर सेकंड इक्वेशन देखो, क्या उसमें वाटर नहीं बन रहा? बन रहा है कि नहीं बताओ? क्या सेकंड इक्वेशन में वाटर नहीं बन रहा? बताइए। हाँ बन रहा है। क्या NaOH प्लस HCl में वाटर नहीं बन रहा? तो वाटर का बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाटर के बनने के साथ साथ में क्या ऑब्जर्व करनी है कि 1 मोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके एलिमेंट से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब बोलो सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2H प्लस O गिविंग H2, ये भी तो वाटर बना दिया आपने। उसके एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है कि नहीं वो देखिए, तभी जाके वो रिएक्शन तो होगा, वो एक रिएक्शन होगा, उसकी अपनी एंथैल्पी होगी, बट उस रिएक्शन को हम डेल्टा HF से रिप्रेजेंट करेंगे तभी जब the product is formed as 1 mole, the reactants involved present in what? Standard state. Understood everyone? ये और रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। कौन सी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? हाँ बोलो, फिर कुछ बोल रहे थे। अगर दूसरे रिएक्शन से भी वाटर बना तो एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही होगा कि नहीं अलग होगा, होगा? वही तो समझाया अभी। इस रिएक्शन में वाटर बना कि नहीं बनी बताओ? हाँ इस रिएक्शन वाटर बना कि नहीं बना बताओ? हाँ। पर क्या इसके बनने में, वाटर के बनने में एलिमेंट्स को हमने स्टैंडर्ड स्टेट में यूज किया था उसके? नहीं। H प्लस O, H स्टैंडर्ड स्टेट है या H2 स्टैंडर्ड स्टेट है? H2 नेचर में हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में मिलता है? H2 H2 के फॉर्म में मिलता है, H2 गैस के फॉर्म में मिलता है। तो सेकंड वाला रिएक्शन क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? नहीं। क्यों? सेकंड तो एलिमेंटल फॉर्म में है ही, स्टैंडर्ड स्टेट में है। 1 तो मोल क्या नहीं। देखो 1 मोल नहीं, तो हमारा सबसे पहला नजर डेफिनेशन पे जाएगा
एंथैल्पी चेंज, अब डेफिनेशन मैं बोलता हूँ तो एंथैल्पी फंक्शन का, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance is formed from its element in its reference state or standard state or stable state of aggregation. NCERT का definition. All reference states are not standard state, but all standard state, नहीं, all reference states are standard states, but all standard states are not reference state because reference state is used only for element, but standard state can be used for anything. जैसे CO2 का standard state क्या है? Gas. वो स्टैंडर्ड स्टेट है, तो वो रेफरेंस स्टेट नहीं है। रेफरेंस स्टेट किसको बोलते हैं? एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट को रेफरेंस बोलते हैं। डन यहाँ तक? सर हाँ। तो सेकंड रिएक्शन में हम 2 डेल्टा HF लिख सकते हैं। लिखेंगे ही ना। अब देखो यहाँ पे हाँ। क्या पुराना थ्योरी रिवाइज हो रही है। अगर किसी रिएक्शन को, ध्यान दीजिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, व्हाट विल हैपन टू द ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा एच, डेल्टा जी, ये सब एनर्जी के टर्म्स हैं, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना? हाँ सर। तो डेल्टा एच एफ मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब डेल्टा एच एफ तो कांस्टेंट है, पर मोल होता है वो, और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बोलूंगा तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव। तो इट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। ये सीखना है कि मल्टीप्लाई किसी नंबर से किया तो डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड किया तो डिवाइड हो जाएगी, ऐड किया तो ऐड हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? रिवर्स किया तो साइन चेंज हो जाएगी। सो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको हेस लॉ में बता जा चुका है, फिर बताऊंगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब मुझे एक काम करो, डेल्टा एच एफ बिल्कुल सोच के डेल्टा एच एफ ऑफ O2 लिख के दिखाओ। रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एच एफ लिखोगे उसको कहाँ लिखोगे? राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट। कितने मोल लिखोगे? 1 मोल। वो किस एलिमेंट से बना है? बोलो। नेसेंट। हाँ, 2 नेसेंट ऑक्सीजन। ओहो, O2 एलिमेंट, O2 जो कंपाउंड है बेटा तेरे, वो किस एलिमेंट से बना है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। O2 से। अरे देखो कितना टफ टफ बोलते हो। O2 किस एलिमेंट से बना है? ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है। ऑक्सीजन एलिमेंट का अब लेफ्ट हैंड साइड क्या रखोगे? ऑक्सीजन रखोगे ना, डेफिनेटली। हाँ। अब उसका स्टैंड स्टेट क्या है? O2। O2 ही है, O2 ही है। एनी डाउट? नहीं। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगी? दोनों तरफ सेम ही है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हेलो? हाँ हाँ। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी 0। अब यहाँ में वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, वो दोनों सेम ही है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट हमेशा क्या होती है? 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड लिखो, तो डायमंड स्टैंड स्टेट नहीं है, स्टैंड स्टेट कौन सी है? ग्राफाइट। ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो डेल्टा 0 नहीं होगा। पर अगर ग्रेफाइट को बनानी है तो ग्रेफाइट से ही बनाओगे ना, हाँ सर। बताइए। तो ग्रेफाइट को ग्रेफाइट से ही बनाएंगे अगर, डेल्टा 0 हो जाएगी। तो देखिए O2 गैस से O2 गैस बनाया, इससे आसान टॉपिक नहीं हो सकता सुरेश, बहुत आसान। सिर्फ कैलकुलेशन गलत कर दोगे तो खत्म हो गया आपका पेपर। तो डेल्टा एच एफ फॉर एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज व्हाट? 0। डेल्टा एच एफ ऑफ ग्रेफाइट इज 0, बट डेल्टा एच ऑफ डायमंड इज नॉन 0। तो डेल्टा एच एफ ऑफ डायमंड अगर, अब डेफिनेटली डायमंड को बनाने में हीट चेंज होगी, क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और डायमंड इज लेस स्टेबल, लेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देन ग्रेफाइट। हेस लॉ वही, एक बार आप देख लीजिए सामने से। Again, what is combustion reaction? Burning in excess of oxygen.
हो गया सर। हो गया, सब पढ़ाया था आपको। ए से बी एक्स है तो बी से ए माइनस एक्स है, टू ए से टू बी टू एक्स है, मल्टीप्लाई किया तो एक्स बाई टू, ऐड करेंगे तो ए से सी और सी से बी को ऐड किया तो ए से बी मिलेगा। तो करवाया था ना, मैं बॉन्ड हाँ और सर। साइन सब कराया था। तो ये क्वेश्चन करिए, you have find the enthalpy of formation of benzene if enthalpy of combustion of carbon graphite हाइड्रोजन। हाँ, पहले एक छोटा सा क्लैरिटी, ये सभी स्टेबल स्टेट है बेटा, ठीक है ना। क्या होते हैं, बड़े स्टैंडर्ड स्टेट, स्टेबल स्टेट। लेकिन फॉस्फोरस एक्सेप्शन है। फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस लेस स्टेबल है, आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा। ब्लैक फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल, बट इसी को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट लेते हैं। समझ में आई बात। हाँ सर। एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस इजीली अवेलेबल है तो उसको बनाना, यूज करना इजीली हो जाता है। अदरवाइज सभी स्टैंडर्ड स्टेट है, सभी स्टेबल स्टेट है। मेटल सॉलिड है, बट मर्क्यूरी क्या होती है, किस फॉर्म में रहती है, लिक्विड। हेलो, क्लियर है। हाँ सर। एक और एग्जांपल, फिर बताना कि ये डेल्टा एच एफ सही लिखा कि नहीं लिखा। ये वन मोल फिक्स करनी है, जिसको बनाना है। क्या ये रिएक्शन डेल्टा एच एफ ऑफ एच बी आर है। नहीं, नहीं, क्यों, Br2 लिक्विड। ब्रोमीन Br2 लिक्विड। लिक्विड होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेट क्या है उसका, लिक्विड है। यहाँ पे हमने क्या लिया, गैस। तो ये डेल्टा एच तो होगा, इट इज अ डेल्टा एच, बट इट इज नॉट डेल्टा एच एफ। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन लिख लीजिए बेटर है, फिर करिए। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। देखो, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, कुछ है ही नहीं इस थ्योरी में तो क्या ही पढ़ा है। दो चार टेक्निकल टर्म्स है नए जो थोड़े अलग होंगे, वो भी इंफॉर्मेटिव है, वो भी एक बार वन टाइमर है। थर्मोडायनामिक्स जैसा कुछ नहीं है इसमें। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन if enthalpy of combustion if enthalpy of combustion of carbon इस फॉर्म में कार्बन है, ग्रेफाइट के फॉर्म में H2 गैस एंड बेंजीन आर एक्स वाई एंड जेड। अभी मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं पढ़ाया, और कैन यू मेक अ डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो डेफिनेशन क्या होगा बताओ, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन व्हाट, ऑक्सीजन। हेलो, क्लियर है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन जो एक्स है, उसका रिएक्शन क्या होगा, C प्लस O2 गिविंग व्हाट, CO2। H2 प्लस हाफ O2, बिकॉज H2 को रखना है वन मोल, जिसको आप बर्न कर रहे हैं उसको वन मोल रखना है। H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2। बेंजीन को बर्न करना है तो बेंजीन को वन मोल रखना है। सॉल्व इट। क्वेश्चन निकाल सकते, क्वेश्चन लिख लिया और फिर करिए सर।
हो गया? सॉल्व हुआ? हाँ हो गया ना? फिर हाँ सॉल्व हो गया ना? कुछ है ही नहीं इसमें अभी। फिर देखना कैसे कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ सर कितना ऐसा अजीब सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें, पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप पहले देखिए लर्निंग क्या है अभी की क्लास की, अभी कैसे क्वेश्चन है। पहले आप रिएक्शन लिखना सीखें गिवन एंथैल्पी से। तो उन्होंने कहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन को ग्रेफाइट को बर्न करनी है, O2 गैस गिविंग व्हाट, CO2 गैस, तो डेल्टा HC ऑफ कार्बन दिया हुआ X दिया है ना, H2 गैस प्लस हाफ O2 गिविंग H2O। मंडे को 7:30 to 9 डन ना? हाँ सर। ठीक है। आपका छोटा सा सिर्फ होमवर्क रहेगा सिद्धांत, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ के आइएगा सिर्फ। हाँ सर। पढ़ सकते हैं कुछ भी आप, इन कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस डेफिनेटली पढ़ के आइएगा। कि कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस सर आती है मतलब सब कुछ आता है। हाँ और आयोनिक इक्विलिब्रियम भी रिवाइज करें क्या? वो पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, पर वो जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे पढ़ने के लिए बोलूंगा मैं आपको। ओके सर। हम जानते हैं कि आयोनिक आप बहुत पुराना टॉपिक हो चुका है, तो दिमाग से उतर गया होगा, रिवाइज तो आप लोग करते नहीं रेगुलरली, बर्डन भी बढ़ने लग गया होगा अभी कॉलेज में सब चीज का। यही दिन को नहीं झेल झेल पाएंगे आप, इसीलिए हम पहले से आपको फोर्स करते थे कि पढ़ो, बार बार पढ़ो, और स्टार्टिंग में समझते नहीं है। कुछ फॉलो किए हैं, कुछ बहुत अच्छे से फॉलो किए हैं, कुछ नॉर्म बस ऊपर ऊपर फॉलो किए हैं। आई नहीं पढ़े कितना दिन हो गया वाकई बताओ, सोच के बताओ। बोलो। बहुत दिन। हो गया ना बहुत दिन। यही गलती थी। C6 + H6 याद है आपको, CXH5 फिट 15/2 क्या हाँ बनेगा, CO2 प्लस H2O, डेल्टा H कंबशन ऑफ C6H6, ये Z दिया हुआ है। आपको निकालने क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो पहले क्या लिखोगे, C6H6 लिखोगे, C6H6 लिखोगे। दे कैन गिव गैस ऑल्सो, परेशान करने के लिए, फिर वो वेपोराइजेशन कर दे देंगे एंथैल्पी। अब कार्बन और हाइड्रोजन से यूज हो रहे हैं, कार्बन कौन सा यूज हो रहा है, ग्रेफाइट, और हाइड्रोजन कौन सा यूज होगा, H2। और ये डेल्टा एच आपको निकालनी है यूजिंग दिस 3 रिएक्शन। क्या हम लोग नहीं पहुंच सकते इस इक्वेशन को, बताइए, यूजिंग दैट दोज 3 इक्वेशन आपको ये रिएक्शन लानी है। कैसे लाएंगे बताइए, क्या करें। इफ आई वांट टू राइट, देखिएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो फोर्थ रिएक्शन लानी है मुझे बाय डूइंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशन इन 1 2 एंड 3। कैसे लाएंगे फोर्थ, क्योंकि हम 6 ऐड करने into से 1 plus 3 into 2 minus क्या बेटा, 6 into 1 plus 2 into 3, मतलब 3 into second reaction 3 into second reaction, minus third reaction। सिंपल देखो, आप फोकस करो कि आपको लाना क्या है, क्या गिवन है वो परेशान नहीं होना। आप फोकस करो आपको लाना क्या है, कितने कार्बन लाने हैं, 6। इस फर्स्ट में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। अगर मैं इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 कार्बन तो आ जाएंगे। फिर आप कहेंगे सर कि O2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, CO2 6 से मल्टीप्लाई, जाने दो उनको, अब कार्बन पे ध्यान दो। क्योंकि क्वेश्चन अगर सही है तो फोर्थ रिएक्शन मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 3 रिएक्शंस। सिमिलरली हाइड्रोजन है, तो कितने चाहिए, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे
CO2H2O नहीं चाहिए, CO2H2O नहीं चाहिए। आप क्या कर सकते हैं एज अ होमवर्क, 6 मल्टीप्लाई करिए इसमें, 3 मल्टीप्लाई करिए इसमें, फिर दोनों को ऐड करिए, फिर ये सब्ट्रैक्ट करिए, प्रॉपरली करिए, तो आपको डेफिनेटली फोर्थ आएगा, और वो आना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अच्छा, अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया हमने 6 से, तो एंथैल्पी भी क्या होगी, बोलो। 6 तो डेल्टा HF फोर्थ का सिंपली क्या होगा, हो गया आंसर। इससे प्यारा सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे आप, जो हम पहले भी लिखा चुके हैं। ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन should be reflected on what, enthalpy change of reaction। देखिए, all the mathematical operation performed on the reaction, all the mathematical operation performed on the reaction should be reflected on enthalpy of reaction। ठीक है बेटा। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो, दिस इज वन मेथड, मेथड 1 होगा। मेथड 2 क्या होगी, मेथड 2 और प्यारा है, सेम रिएक्शन लिख रहा हूं, थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ, फोर्थ को बिठा दूंगा वहां पे, ठीक है। और ये मुझे नहीं पता, इसको मैं के मान लेता हूँ या W मान लेता हूँ, ठीक है। नाउ कैन आई अज्यूम दैट कि डेल्टा एच कंबशन जो कार्बन का दिया हुआ है वो क्या है यहाँ पे, CO2 भी है, बताइए। 1 मोल CO2 बना है ना, तो अगर 1 मोल CO2 बना है तो द सेम रिएक्शन आल्सो रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, बोलो, CO2। 1 मोल H2O बना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, H2O। और इस रिएक्शन का तो हमें निकालना ही है W, और ये एक रिएक्शन है, दिस इज वन रिएक्शन, इसको डेल्टा एच आर मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंस। प्रोडक्ट क्या क्या है, अच्छा बैलेंस नहीं किया बेटा हमने इसको, 6 और यहाँ पे क्या होगा 3, क्या लिखेंगे, 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, है ना, माइनस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एक ही फॉर्मूला तो याद किया हमने आज, प्लस 15/2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, 6। अब डेल्टा एच आर क्या दिया हुआ है, Z दिया ना, बताइए, उसी का लिखा ना, हाँ Z दिया हुआ है, तो 6 इंटू क्या होगा X, 3 इंटू क्या होगा Y, माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ कितना दिया हुआ है W, प्लस ये क्या होगा 0।
0 because enthalpy of formation of element in the standard state is what? 0. तो आप सिंप्लीफाई करें तो W इक्वल टू क्या आएगा 6x प्लस 3y माइनस z. एनी डाउट? Yes. बस एक छोटा सा होमवर्क है, बस क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करना. कैन आई राइट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन आल्सो? जैसे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिखा ना प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स अबाउट के टर्म में फॉर्मूला क्या होगा? ट्राई टू एनालाइज दिस एंड ट्राई टू गिव अ रिजल्ट कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या फॉर्मूला बन सकता है हर एक कंपोनेंट का. डोंट से नाउ, सोचिएगा, बताइएगा. जब आपके पास कल परसों टाइम है, मंडे को शायद मैं नहीं ले पाऊंगा, देखूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट अगर करना है तो करेंगे. यहाँ तक तो मैं पढ़ा, पहले यहाँ तक पढ़ लिया. यहाँ से बतानी है मुझे 47 से बताना. तो वन क्लास विल बी देयर फॉर थर्मोकेमिस्ट्री और इट विल बी ओवर एटलीस्ट फंडामेंटल लेवल पे विदाउट बुकलेट सॉल्विंग. टॉपिक खत्म हो जाएगा. क्लियर है? Yes. चलिए ठीक है, थैंक यू. Thank you.